सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ छायाचित्र देखते हैं। बच्चों, तुम सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें भारत का पोलादी पुरुष कहा गया है। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तत्वों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वल्लभ भाई का जन्म सन 1875 में एक सामान्य किसान के घर में हुआ। वे बहुत बुद्धिमान और शूर व्यक्ति थे। मैं उनके धैर्य का एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जब वे छोटे से थे तब उनके हाथ पर एक फोड़ा आया था। उस गांव में एक आदमी था जो फोड़ों को आग में तपे हुए लोहे की सलाई से छूकर ठीक करता था। ये बच्चा उसके पास गया। उस आदमी ने लोहे की सलाई लाल होने तक गर्म की, पर सामने बैठे बच्चे की कोमल आयु देखकर वो कतरा गया। लेकिन वल्लभ को बहुत गुस्सा आया। अब तुम किसकी राह देख रहे हो? वो सलाई तो ठंडी हो जाएगी। चलो जल्दी करो, उसे फोड़े पे लगाओ। अब तो वो आदमी और भी घबराया। फिर उस बच्चे ने खुद ही लोहे की सलाई उठाई और उस फोड़े को जला दिया। अन्य लोग जो ये सब देख रहे थे उन्हें भी धक्का लगा और वो जोरों से चिल्लाए, अरे बाप रे, ये क्या? लेकिन वल्लभ भाई के चेहरे पर दर्द का नामो निशान भी नहीं था। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वल्लभ भाई बैरिस्टर बनना चाहते थे। उनके पिता बहुत गरीब थे और इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वल्लभ भाई स्वयं अध्ययन और स्वयं विकास में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। बहुत कष्टदायक काम करके उन्होंने खुद पैसे जमा किए और कानून की शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। सन 1913 में इंग्लैंड में बार की परीक्षा में यशस्वी होकर वे वापस भारत आए। अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। एक यशस्वी और सबसे बेहतर वकील बनके उन्होंने बहुत नाम कमाया। सन 1917 में वल्लभ भाई को गांधी जी से मिलने का मौका मिला, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कर भरने के खिलाफ सत्याग्रह पुकारा था। वल्लभ भाई ने उस सत्याग्रह में हिस्सा लिया और वो सत्याग्रह बहुत यशस्वी रहा। इसी प्रकार वल्लभ भाई ने अनेक सत्याग्रह आयोजित किए और उन्हें यशस्वी भी किया। वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है नेता, और इस प्रकार से वल्लभ भाई को सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। सन 1930 में पहला कायदे भंग आंदोलन शुरू हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्हें बंदी बनाया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर से उस आंदोलन में हिस्सा लिया और एक बार फिर उन्हें कारागृह में जाना पड़ा। इस बार उन्होंने 16 महीने येरवडा जेल में गांधी जी के साथ बिताए। उनकी दृष्टि में उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण समय था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें फिर से कारागृह जाना पड़ा। सितंबर 1946 में जब भारत की सरकार बनी तब उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। आगे चलकर जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब वे उप प्रधानमंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य की अंग्रेजी अखबारों ने बहुत प्रशंसा की है। इस महापुरुष की मृत्यु एक छोटी सी बीमारी से सन 1950 में हुई। उनकी दूरदृष्टि और कार्य कुशलता के आधार पर
भारत जल्द ही एक संघ हुआ। इस प्रकार एक सामान्य मध्यम वर्गीय घर में जन्म लेकर भी वे भारत के एक महान नेता बने। महात्मा गांधी जी। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाली हूँ। जानते हो कौन सा? ये अपने राष्ट्रीय नेताओं के बारे में है। मोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैडम, आज आप पहले किसके बारे में बताएंगी? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। हाँ, सही जवाब। चलो अब शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं तुम्हें इस नेता के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण छायाचित्र दिखाना चाहूंगी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे एक विजयी अहिंसक योद्धा थे। अहिंसा मतलब? इसका मतलब है किसी को चोट पहुंचाए बिना या हिंसा का प्रयोग किए बिना। क्या तुम जानते हो उनका जन्म कहाँ हुआ? हाँ, पोरबंदर में। बिल्कुल सही। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंग्लैंड में कानून की शिक्षा हासिल करने के लिए गए। तब वे 18 साल के थे। इसका मतलब वो वकील थे? हाँ, वे एक लोकप्रिय वकील थे। उन्होंने 3 साल भारत में और 20 साल साउथ अफ्रीका में वकालत की। आज मैं उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगी। जब गांधी जी स्कूल में पढ़ रहे थे, एक दिन शालेय निरीक्षक उनके स्कूल में आए। अब मैं कुछ अंग्रेजी शब्द कहूंगा, तुम सभी को उन्हें लिखना है। लिखते समय मोहन को एक शब्द का स्पेलिंग नहीं आ रहा था। मोहन, अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हारे दोस्त से नकल कर लो। लेकिन मोहन ने नकल नहीं की। सभी छात्रों ने स्पेलिंग लिखे सिवाय मोहन के। मोहन के अध्यापक उनसे गुस्सा हो गए। मोहन को बहुत दुख हुआ। फिर भी वो सोचता रहा कि उसने जो भी किया सही किया। दूसरी घटना में एक बार मोहन ने धूम्रपान शुरू कर दिया और उसके लिए उसने कर्ज लेना और चोरी करना शुरू किया। जैसे ही कर्ज बढ़ता गया, उसे चुकाने के लिए उसने अपने घर से अपने भाई का एक सोने का गहना चुराकर अपना कर्ज चुका दिया। लेकिन वो खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। उसी दिन उसने ठान ली कि वो जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। उसने ये सारी घटना एक कागज पर लिखकर अपने पिता को दी। जब उसके पिता ने वो पढ़ा, उन्होंने बिना कहे उस कागज को फाड़ दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन उसने ठान ली कि वो अपने जीवन में सिर्फ सत्य ही कहेगा। साउथ अफ्रीका की एक घटना ने गांधी जी का जीवन ही बदल दिया। साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों से बहुत बुरी तरह बर्ताव किया जाता था। सभी भारतीयों को कुली कहकर पुकारा जाता था। एक दिन गांधी जी रेलवे के प्रथम दर्जे से सफर कर रहे थे। तभी एक यूरोपियन वहां आया। इस खोली को बाहर फेंक दो। एक सैनिक ने उन्हें बाहर फेंक दिया। उस कड़ाके की ठंड में उन्होंने सारी रात गुजारी। लेकिन इसी घटना ने गांधी जी के मन में सत्याग्रह के बीज बो दिए। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे मुसीबत टालने के लिए वे कोचमैन के पीछे बैठे। लेकिन जब अफसर वहां आए, हे तुम, चलो वहाँ नीचे सामान पर बैठ जाओ। लेकिन गांधी जी ने मना किया। उस अफसर ने उन्हें मारना शुरू किया। लेकिन अन्य यात्री बीच में आ गए और उन्होंने गांधी जी को कोचमैन के पीछे बैठने दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने लोगों की सभा बुलाकर एक समिति स्थापन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोगों को जागृत करना शुरू किया।
गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग से भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। भगत सिंह। बच्चों, अब मैं तुम्हें भगत सिंह के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। कोई मुझे उनका जन्म स्थान बता सकता है? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। उससे पहले हम उनके कुछ छायाचित्र देखते हैं। भगत सिंह का जन्म एक देश प्रेमी सिख के घर में हुआ। उनका जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में सन 1907 में हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता सैनिक अंग्रेज सरकार के खिलाफ कलम से लड़ते थे और सामान्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए बड़े बड़े भाषण देते थे। लेकिन पंजाब के भगत सिंह बिल्कुल अलग थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे जो अपने क्रांतिकारी भाषणों से और बंदूक से अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ते थे। अपनी उम्र के 3 साल से ही भगत सिंह में नेतृत्व और देश भावना दिखाई देने लगी थी। एक दिन ये 3 साल का बच्चा अपने पिता के साथ बाहर घूमने निकला। उनके साथ एक और बूढ़े व्यक्ति भी थे। उसके पिता और वो व्यक्ति बातें करते हुए अपने गांव से बाहर निकल पड़े। अचानक उनके पिता को भगत सिंह के पैरों की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए वो वापस उसे ढूंढने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक जगह जमीन पर बैठकर भगत कुछ कर रहा था। उत्सुकतावश उसके पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो भगत? जानते हो छोटे भगत ने उस पर क्या जवाब दिया? पिताजी, मैं सारे खेत में बंदूकें पैदा करूंगा। उन्हें लगता था कि खेतों में भी बंदूकें पैदा की जा सकती है। ये बात सुनकर उन दोनों को तो धक्का लगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह के काल में ही हुआ। 14 साल की उम्र में वो उस जगह गए। वहाँ की मिट्टी इकट्ठा की और एक स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने जीवन भर उसे श्रद्धा से फूल अर्पण किए और उसकी पूजा की। उन्होंने अनेक क्रांतियों में हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग बंदी बनाए गए और उनको उम्र कैद हुई। कुछ लोगों को मौत की सजा भी सुनाई गई। सन 1929 में भगत सिंह ने, जो भूमिगत थे, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने का फैसला किया। बम फटने पर भी किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, क्योंकि वो योजना किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थी। भगत सिंह वो बम फेंककर आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जानबूझकर कैद करवा लिया, क्योंकि वो अदालत के सामने क्रांति का प्रचार करना चाहते थे। हर दिन जब भी वो अदालत में आते, ऊंची आवाज में इनकलाब जिंदाबाद, राज सत्ता मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते थे। एक दिन भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ब्रिटिश अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से एक जूनियर अफसर सैंडर्स मारा गया और कैद से बचने के लिए उन्हें लाहौर भाग जाना पड़ा। लेकिन जब उनके दोस्त पकड़े गए तो उन्हें छुड़ाने के लिए वो वापस आ गए। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या करने वाला मुजरिम कह के पहचाना गया और भगत सिंह कैदी बन गए। उन्होंने अपने कृत्य से मुंह नहीं मोड़ा, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। भगत सिंह एक बहादुर और हिम्मत वाले व्यक्ति थे और उन्हें फांसी की सजा मंजूर नहीं थी। वो एक सैनिक की मौत मरना चाहते थे। जानते हो कि सैनिक की मौत क्या होती है? नहीं, इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति को बंदूक की गोली से मार देना। सन 1931 सिर्फ 23 साल की युवा आयु में ही उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। जवाहरलाल नेहरू। मैडम, हमें चाचा नेहरू के बारे में कुछ बताइए। क्या तुम्हारे चाचा? वो सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि देश के हर एक बच्चे के चाचा थे। नंदिनी सही कह रही है, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था।
मैडम, उनका जन्म 14 नवंबर 1890 में हुआ था ना? अरे हाँ, ये दिन तो हम बाल दिन मनाते हैं, हमें तो छुट्टी भी मिलती है। हम उनका जन्मदिन बाल दिन कह के मनाते हैं। मैं तुम्हें उनके कुछ छायाचित्र दिखाती हूँ। उनका जन्म एक बहुत अमीर घराने में हुआ। मानो चांदी का चम्मच मुंह में रखकर उनका जन्म हुआ। उनका पालन एक राजकुमार की तरह किया गया। वे बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन जब वे अन्य लड़कों के साथ खेल रहे थे, अचानक उनकी गेंद एक छोटे गड्ढे में जाकर गिरी। सभी ने बहुत कोशिश की लेकिन गेंद को नहीं निकाल सके। जवाहर घर जाकर पानी लेकर आए और उस गड्ढे को पानी से भर दिया। धीरे से वो गेंद ऊपर आ गई और तैरने लगी। सभी खुशी से झूम उठे। नेहरू और गांधी एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनमें बहुत गहरा नाता था। उन दोनों ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इसके लिए उन्हें कई बार कारावास सहना पड़ा। कारागृह से नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को बहुत सारे खत लिखे। इन सभी खतों को इकट्ठा करके एक किताब लिखी गई, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज। स्वतंत्र भारत के वे पहले प्रधानमंत्री बने। सन 1964 में वे हम सभी को छोड़ के चले गए। अबुल कलाम आजाद। मैडम, आजाद जी ने बहुत सारी किताबें लिखी थी ना? तुमने सही कहा, वे एक राष्ट्रीय नेता भी थे। लेकिन मैडम, उनका जन्म तो मक्का में हुआ था और उनकी प्राथमिक शिक्षा भी मक्का में हुई थी। बहुत अच्छे, तुम्हें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है। अब बैठ जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें उनके जीवन के छायाचित्र दिखाती हूँ। आजाद का पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था। उनका जन्म सन 1888 में मक्का में हुआ। कलकत्ता आकर एक स्थानीय शिक्षक से उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे शुरू रखी। कम उम्र में भी वे अन्य बच्चों जैसे नहीं थे। उनके खेल भी कुछ अलग तरह के होते थे। कुछ बक्से एक कतार में रख के वे उसे रेलगाड़ी कहते थे। फिर आगे वाले बक्से पर बैठकर वे जोर जोर से चिल्लाते थे, चलो रास्ता दो, मौलाना को रास्ता दो, दिल्ली से मौलाना को रास्ता दो। फिर बक्सों से उतरकर वे वृद्ध जानकार व्यक्ति की तरह आगे चलने लगते थे। आजाद अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। एक दिन जब वे पढ़ाई कर रहे थे, एक चोर ने उनका घर फोड़कर 7,000 रुपए चुरा लिए। अगले दिन जब ये घटना सामने आई, तब आजाद ने कहा, जाने दो, उसे बुरा भला मत कहो। शायद वो बहुत ही मुश्किल में होगा, तभी उसने ये गुनाह किया है। हमें तो उस पर दया दिखानी चाहिए। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। हिंदू मुस्लिम बंटवारा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि दोनों साथ मिलकर एक भारतीय शक्ति बने। वे एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक विद्वान लेखक भी थे। उन्होंने करीब 22 किताबें लिखी। 22 फरवरी 1958 मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंतिम सांस ली। हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा था।